नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर से इंटरमीडिएट की कक्षा रसायन विज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको अध्याय 5 पृष्ठ रसायन में व्याख्यान 2 की तरफ आपको ले चलती हूँ। पहले व्याख्यान में मैंने आपको अवशोषण, अधिशोषण के प्रकार, फ्रेंडलिक, आइसोथर्म के बारे में पढ़ाया था। इस व्याख्यान में बच्चों मैं आपको लैंगम्यूर समतापी वक्र समीकरण की व्युत्पत्ति, उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के गुण, उत्प्रेरक के गुण, विषम उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, सजातीय और विषम कैटालिसिस में अंतर, जियोलाइट में आकार वर्णनात्मकता, जियोलाइट के उपयोग, एंजाइम उत्प्रेरण की विशेषता एवं क्रियाविधि का अध्ययन हम आज करेंगे। पहले हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु क्या है? लैंगम्यूर समतापी वक्र। समतापी वक्र मतलब स्थिर तापमान पे हम क्या करेंगे? वक्र को निरूपित करेंगे। लैंगम्यूर ने भी फ्रेंडलिक का विस्तृत रूप प्रदान किया था। इन्होंने क्या किया था कि जिस सतह पर अधिशोष्य आकर के अवशोषित हो रहा है उसके क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया था। इनकी ये एक परिकल्पना थी, एक्चुअली में ये नहीं था। इन्होंने एक काल्पनिक समीकरण दिया था जिसके आधार पर क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर माना और जितनी सतह आच्छादित है उसे उन्होंने कहा थीटा। तो अनाच्छादित सतह क्या हो जाएगी? 1 माइनस थीटा, जिस पर कि क्या है? अधिशोषण नहीं हो रहा है। अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण भी होता है। तो जो फ्रेंडलिक में x/m का अनुपात था, यानी कितना मात्रा गैस की शोषित हुई है वो दाब के क्या थी? अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर भी थीटा जो था वो भी आपके दाब पर निर्भर करता था। इसको निरूपित करने के लिए लैंगम्यूर ने जो समीकरण दिया था उसे हम क्या कहते हैं? लैंगम्यूर आइसोथर्म इक्वेशन या लैंगम्यूर समतापी समीकरण कहते हैं। अब हमने मान लिया कि ए भी हमारा अभिकारक है, उससे ए भी बन रहा है। अब अधिशोषण की दर और अवशोषण की दर और आपके विशोषण की दर कि कितना अधिशोषण हो रहा है और कितना विशोषण हो रहा है। अगर हम साम्यावस्था को मान लें तो Ka और Kd आपका क्या है? स्थिरांक है। अधिशोषण स्थिरांक है और विशोषण स्थिरांक है। अब K को अगर हम देखेंगे तो Ka अनुपाते Kd, AB की सांद्रता डिवाइडेड बाय A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। Ka/Kd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? AB अनुपाते या डिवाइडेड बाय A की सांद्रता और B की सांद्रता। K आपका क्या है? ये अधिशोषण स्थिरांक है। अब उन्होंने ये बताया कि जिस सतह पर आप अधिशोषण कर रहे हो वहाँ पर विशोषण भी होगा। तो जो आपकी अग्र अभिक्रिया की जो भी गति होगी या दर होगी वो दाब के और कितनी सतह आपकी क्या है? अनाच्छादित है, उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अगर ये मान लें कि हमारी जो सतह है वो उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और थीटा जो आपकी क्या है वो आच्छादित सतह है, तो अनाच्छादित कितनी रह जाएगी? 1 माइनस थीटा। तो ये जिस सतह पे आप अधिशोषण कर रहे हो उसी सतह पर आपका क्या होगा? विशोषण होगा। तो विशोषण कहाँ होगा? जितनी सतह आपकी क्या होगी? आच्छादित होगी। तो हम क्या करेंगे? अगर हम साम्यावस्था को माने तो साम्यावस्था पर हमारा क्या होगा? साम्यावस्था पर हमारे जो अधिशोषण की दर होगी वो विशोषण के बराबर होगी। हमने वहाँ पे देखिए अनुक्रमानुपाती चिन्ह को दिखाया था। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को आप हटाओगे तो एक स्थिरांक लिखोगे, वो आपका क्या होगा? Ka/Pa 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू Kd थीटा। अब इस ब्रैकेट को आप खोल लो। जब इस ब्रैकेट को आप खोल लोगे तो Ka/Pa माइनस Ka/Pa थीटा इज इक्वल टू Kd थीटा। Ka/Pa और इस माइनस वाले आपको दूसरी तरफ ले जाओगे तो Kd थीटा प्लस Ka/Pa थीटा, थीटा कॉमन ले लो तो आपका
ब्रैकेट के अंदर KD प्लस KA आएगा। तो यहाँ पे थीटा की जो आपकी वैल्यू होगी, जो आपके थीटा का मान होगा बच्चों, वो KA डिवाइडेड बाय KD प्लस KA के बराबर है, जहाँ पे KA आपका क्या है, अधिशोषण स्थिरांक है, और जो KD है वो आपका क्या है, विशोषण स्थिरांक है। थीटा आपको ये निरूपित करता है कि कितनी सतह पर आपका आच्छादित है, कितनी सतह से आपका विशोषण हुआ है। अब क्या करोगे, इस समीकरण में आप KD से क्या करो, डिवाइड कर दो या विभाजित करो। जब आप KD से विभाजित करोगे तो KPA डिवाइडेड बाय, देखिए KD, और नीचे वाले में KD KPA KD, ये KD क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी फाइनल अभिक्रिया क्या आएगी, हमने K को मान लिया कि K इज इक्वल टू KD, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू KD। तो जो आपका फाइनल जो अभिक्रिया है लखनऊ, जो आपकी लैंगम्यूर की, वो आपकी क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP। ये आपका लैंगम्यूर अधिशोषण समीकरण के नाम से जाना जाता है, जो फ्रेंडलिक के समतुल्य। इन्होंने भी बताया कि गैस का कितना अवशोषित हो रही है सतह पर, वो आपके दाब के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, जो कि आपका क्या है, उत्प्रेरण एवं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पहले क्या है, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित करते लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं लेकिन अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। और संपन्न होने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। पोटेशियम क्लोराइड से हम क्या बना रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहे हैं। मैंगनीज ऑक्साइड है, जो हम तीर के ऊपर लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वर्धक भी होते हैं और उत्प्रेरक विष होते हैं, जिसकी उपस्थिति में वर्धक क्या होंगे, यानी बढ़ाने वाले, जिसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। और जिसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष। ये समीकरण बच्चों आपने हैबर अभिक्रिया या हैबर प्रोसेस में पढ़ी होगी कि अमोनिया कैसे बनाते हैं। इस अभिक्रिया में देखिए आपका आयरन जो है वो उत्प्रेरक है, लेकिन मोलिब्डेनम आपका क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। उसकी उपस्थिति में आयरन की क्षमता बढ़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक के प्रकार, सकारात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को सक्रिय कर दे, यानी करने के लिए प्रेरित करे, या आपकी अभिक्रिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटालिस्ट, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को क्या करे, निष्क्रिय कर दे। निष्क्रिय कैसे करेंगे कि वो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी यानी संक्रियण ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जो कि हमें उत्पाद बनाने के लिए चाहिए। और सकारात्मक में क्या करेंगे, वो हमारी संक्रियण ऊर्जा को क्या करेंगे, कम कर देंगे, और हमारी जो अभिक्रिया की दर हो जाएगी वह सक्रिय हो जाएगी। स्वतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट, अपने आप हो जाए, स्वतः ही प्रेरित हो जाए, कोई ऐसा उत्पाद बने, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ये ऑटो कैटालिस्ट है। अभिक्रिया देखिए आपका MnO4 है, इससे आप इस अभिक्रिया में जो आपका Mn बन रहा है, मैग्नीज आयन बन रहा है, वो एक खुद उत्प्रेरक का, स्वतः ही उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाता है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। अब हम बात करें प्रेरित उत्प्रेरक। हमें प्रेरणा मिलती है किसी चीज़ से कि इन्हें देखकर हम प्रेरित हो रहे हैं, तो ऐसी कोई अभिक्रिया जो स्वयं संपन्न ना हो, ऐसी अभिक्रिया जो स्वयं संपन्न ना हो, जैसे ये देखिए, लेकिन किसी और अभिकारक की उपस्थिति में या जो उत्प्रेरक का कार्य करे और अभिक्रिया संपन्न हो जाए, तो ऐसे हम अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम कि हमारा ये क्या है, प्रेरित उत्प्रेरक है। जैसे सोडियम आर्सेनेट की अभिक्रिया ऑक्सीजन से नहीं होती, लेकिन Na2SO3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, तो इस अभिक्रिया में जो आपका Na2SO3 है वो प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब उत्प्रेरण के प्रकार कि ये जो आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाले प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ये दो तरीके की होती है। पहली आपकी क्या है, होमोजीनियस सजातीय उत्प्रेरण, दूसरा आपका है विषम उत्प्रेरण सजातीय।
होमो मतलब सेम, जैसे कि हम क्या है, होमो सेपियंस, सेम है, सबका नाम क्या है हमारा, होमो सेपियंस। उसी तरीके से सजातीय उत्प्रेरण है कि अगर आपके अभिकारक और उत्प्रेरक की जो स्टेज है, कहने का मतलब है कि दोनों सेम अवस्था में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये क्या है, गैस की प्रावस्था में है। किसी भी आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर ये क्या है, आपकी ये अवस्था सेम है, समान है, तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस। अगर अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि हमारा विषम उत्प्रेरण है। जैसे इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपका क्या है, अमोनिया का उत्पादन हो रहा है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो आपका क्या है, गैस है, लेकिन आयरन क्या है, वो सॉलिड है या ठोस है, तो दोनों की प्रवस्थाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विषम उत्प्रेरण। अब उत्प्रेरक के गुण, ये बताया था कि उत्प्रेरक जो है वो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, नहीं करता, लेकिन उसके वेग में क्या करता है, परिवर्तन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए। एक किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्या होता है, विशिष्ट होता है। अगर उसके अलावा हम कोई भी उत्प्रेरक लगा देंगे तो वो अभिक्रिया क्या होगी, आपकी संपन्न नहीं होगी। अब कुछ यहाँ पे कैटलिस्ट, उत्प्रेरक और उसकी सूची दी है कि अगर अमोनिया बनानी हो में हैबर विधि से तो लोहे का चूर्ण लेंगे, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाना है तो निकिल लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो प्लेटिनम चूर्ण लेंगे। तो कहने का मतलब है उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। अब आपका जो विषमांगी उत्प्रेरण है वो होता कैसे है, उसका क्या है, सिद्धांत है। सिद्धांत में हम क्या बताएंगे कि पहले क्या करता है, आपका जो उत्प्रेरक होता है, पहले क्या है कि वो ठोस क्या है, ठोस उत्प्रेरक है, उस पर क्या होता है, अभिकारक आकर के क्या होता है, विसरित होता है। देखिए, सर्वप्रथम ठोस उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक यानी अभिकारक आके विसरित होता है, फिर उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणुओं का क्या होता है, विसरित होकर फिर वो अवशोषण होने लग जाता है। अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण होने के बाद क्या होगा, इनके मध्य बंध बन जाएगा। बंध बनने के बाद वो क्या करेंगे, उत्पाद को बना लेंगे। उत्पाद को जब बना लेंगे तो वो सतह से क्या होंगे, विशोषण निकलने लगेंगे और निकल करके धीरे धीरे क्या होंगे, विसरित होकर के बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपके क्या है, अधिशोषण में विषमांगी उत्प्रेरण का क्या है, ये सिद्धांत है कि कैसे आकर ठोस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक विसरित होते हैं, फिर उनका अधिशोषण होता है, फिर वो बंध बनाते हैं, फिर विशोषण होता है, उसके बाद वो सतह से क्या होते हैं, दूर विसरित हो जाते हैं। अब हम आते हैं ठोस उत्प्रेरक के बारे में। ठोस उत्प्रेरक होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है कि उसकी सक्रियता क्या है और वर्णात्मकता क्या है। सक्रियता से अभिप्राय है कि अणुओं को अपनी सतह पर कितने प्रबल बंध के द्वारा क्या है, वो अवशोषित कर रहा है। सक्रियता से अभिप्राय है कि उत्प्रेरक क्रियाकारक के अणुओं को अपनी सतह पर कितने पर्याप्त बल से अधिशोषित कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता। वर्णात्मकता मतलब सेलेक्टिविटी, हम चयन करते हैं। चयन करने का मतलब ये है कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बना रही है तो कॉपर ही उत्प्रेरक होगा। वर्णात्मक से अभिप्राय है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को विशेष दिशा में संपन्न करने की क्षमता रखता है कि किस दिशा में ये संपन्न होगी। जियोलाइट की क्या बात करें तो जियोलाइट आपका क्या होता है, ये वर्णात्मक है, मतलब सेलेक्टिविटी है कि ये अगर अभिकारक आएगा तो उसको ये उसी आकार में क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसपे असंख्य छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं। अब क्या होता है, ये एक एल्यूमिनियो सिलिकेटो होते हैं। कहने का मतलब है कि जियोलाइट के आकार और वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं जिसमें इसके छिद्रों में क्रियाकारक के अणु प्रवेश करते हैं और जिनका आकार इन छिद्रों के अनुरूप ही हो जाता है। जैसे मतलब इनका आकार होगा वैसे ही आपका अभिकारक आके इस पे क्या होगा, अधिशोषित होगा। और ये भी एक क्या है, वर्णात्मक उत्प्रेरक है, मतलब सेलेक्टिव है। जैसे इसका आकार होगा वैसे ही आपका क्या होगा, अभिकारक आके शोषित होगा। अब जियोलाइट के उपयोग हैं, कठोर जल को मृदु जल में बदलने पर जियोलाइट एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करता है,
पेट्रो रसायन उद्योग में जियोलाइट हाइड्रोकार्बन का भंजन तथा समावयीकरण करता है। अब सबसे मुख्य बिंदु इस पाठ का है कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या है। एंजाइम उत्प्रेरण को जानने से पहले एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है कि शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे। हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं वो एंजाइम की क्या है, उपस्थिति में हो रही है कि कैसे होनी है। और जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। आपने ये पढ़ा भी होगा कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो एंजाइमों को भी जैव रासायनिक उत्प्रेरक हम कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैविक अभिक्रिया। अगर आपका सुक्रोज है या शर्करा है, ये C12H22O11 पानी की उपस्थिति में अगर आप इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल रहे हो तो ये एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में होगा, जो कि वो आपका क्या है, इन्वर्टेज है। ये भी क्या है, उत्प्रेरक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना है तो वो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होगा। अब स्टार्च का आप क्या करोगे, अगर स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन करना है तो वो डाइएस्टेज की उपस्थिति में होगा। अब एंजाइम जो कैटालिसिस है या एंजाइम उत्प्रेरक है उसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक प्रभावी उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रियाएं तीव्रता से संपन्न होती। क्यों? क्योंकि संकीर्ण ऊर्जा जो उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक होती है वो इसको कम कर देते हैं। उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब ये है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको, ये मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर आपको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो तो आप जाइमेज की उपस्थिति में करोगे। तो ऐसा नहीं कि कोई और अगर एंजाइम लगा दोगे तो ये बदल नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, विशिष्ट होते हैं। इस सिद्धांत को हम आगे ताला और कुंजी मॉडल से समझेंगे। ताप क्या है, ताप में वृद्धि करने के साथ एंजाइम की क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है, लेकिन एक ऑप्टिमम, कहने का मतलब एक अनुकूल तापमान होता है 37 डिग्री, जिस पर ये क्रियाशील होते हैं। अगर इससे बढ़ा देंगे तो देखिए वृद्धि होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता कम होने लगेगी, क्योंकि एंजाइम नष्ट होने लग जाएंगे। और अत्यधिक न्यूनतम ताप पर एंजाइम निष्क्रिय भी हो जाते हैं। पीएच पर भी निर्भर करते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रता पर भी निर्भर करते हैं। 7.4 यानी एल्कलाइन मीडियम में या क्षारीय मीडियम में ये सर्वाधिक क्या होते हैं, क्रियाशीलता को दर्शाते हैं। अब सह एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अब ये क्रियाविधि कैसे होती है, इसको एमिल फिशर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो आपका सबस्ट्रेट मतलब अभिकारक है और एंजाइम है, दोनों अणुओं की विशेष ज्यामितीय संरचना होती है। मैंने आपको बताया कि जितने एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्लों में एमीन ग्रुप COH-SH ग्रुप पाया जाता है, जो कि सबस्ट्रेट अणु के साथ संपर्क बनाता है। ताला और चाबी का कहने का मतलब है, जैसे आप ताला लेते हो, चाबी उसी के अनुरूपी होती है कि हम लगा करके क्या करते हैं, उसे खोलते हैं। तो उसी तरीके से आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो ताले की तरह कार्य करता है और जो एंजाइम होता है वो चाबी की तरह कार्य करता है। सबसे पहले एंजाइम और अभिकारक, एस फॉर सबस्ट्रेट, ये दोनों मिलकर के एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। उसके बाद आपका एंजाइम निकल जाता है और उत्पाद बन जाता है। अब ये कैसे होते हैं, ये देखिए कि देखिए एंजाइम आपका चाबी की तरह से, ये देखिए एंजाइम आपका चाबी की तरह है और ये जो आपका सबस्ट्रेट यानी अभिकारक है वो ताले की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसका आकार उसी की तरह हो जाता है कि चाबी आकर इसमें एज इट इज़ क्या हो, उसी की तरह फिट हो जाए। जब वो फिट हो जाएगी तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट एक मध्यवर्ती क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम देखिए अलग हो जाएगा और उत्पाद आपका अलग हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कैटालिसिस या एंजाइम उत्प्रेरण। अब इसमें देखिए कि इस दौरान क्या करता है कि एंजाइम की अल्प मात्रा सबस्ट्रेट की बड़ी मात्रा पर कार्य करती है। हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे एंजाइम अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, और इसके अनुसार हम ये भी समझा सकते हैं कि कैसे सबस्ट्रेट के समान संरचने वाले पदार्थ प्रतियोगी अवरोधकों की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बच्चों, आपका ये मैंने इस पाठ में आपको क्या क्या समझाया, लैंगम्यूर अधिशोषण, समतापी
वक्र के बारे में बताया कि आपका जो अधिशोषण समतापी वक्र है वो फ्रेंडली की ही तरह ही है। दोनों को स्थिर ताप पर हमने पढ़ा है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा x/m की कितनी गैस सतह पर शोषित हुई है वो दाब पर निर्भर करती है। यहाँ पे हमें उससे किससे देखा, थीटा भी समतुल्य है x/m के, वो भी आपके क्या है, दाब पर निर्भर करता है। अब हमारा उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के प्रकार क्या है, उत्प्रेरक वर्धक क्या है, उत्प्रेरक विष क्या है, और आपका होमोजीनियस यानी सजातीय क्या है उत्प्रेरक, और विषम उत्प्रेरक क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और अंत में एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में भी मैंने आपको समझाया है। ये आपका गृह कार्य है कि उत्प्रेरक की सक्रियता एवं वर्णात्मक का क्या अर्थ है। अब उत्प्रेरक की सक्रियता आपको मैंने जहाँ ठोस उत्प्रेरण पढ़ाया है वहाँ पे सक्रियता एवं वर्णात्मक के बारे में बताया है। उत्प्रेरक की परिभाषा भी बता दी है कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। वो किसी भी अभिक्रिया को आरंभ नहीं करते हैं, सिर्फ उसके वेग में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। विषमांग उत्प्रेरण क्या है, विषमांग उत्प्रेरण यानी आपका हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, उसके 5 आपके मुख्य पद हैं, वो आपको बताने हैं। उत्प्रेरण के 2 महत्वपूर्ण लक्षण भी आपको बता दिया है। जियोलाइट आपका क्या है, जियोलाइट मैंने क्या कहा था कि ये सेलेक्टिव है, ये एल्यूमिनो सिलिकेटो है जो मधुमक्खी के छत्ते की तरीके होता है, और जब इसमें रंध्र होते हैं और आपका अभिकारक उसी के अनुरूप हो जाता है जैसे कि जियोलाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये लेक्चर या ये व्याख्यान बच्चों आपका यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम इसको आगे की तरफ ले चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।